हेलो एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो है NFHS 5 का डेटा है और हम बस की हाइलाइट्स के बारे में बात करेंगे। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि NFHS का यही डेटा है जो अभी तक लेटेस्ट में है। अभी तक NFHS 6 का डेटा नहीं आया है, तो ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये हमें अक्सर ऐसे क्वेश्चंस स्टेटमेंट में या असर्शन वाइज में पूछा जा सकता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि ये होता क्या है। तो NFHS डेटा का फुल फॉर्म होता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे और ये एक लार्ज स्केल मल्टी राउंड सर्वे है जिसको कंडक्ट किया जाता है रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ द हाउस होल्ड थ्रू आउट द इंडिया। ये कैसा बेस्ड सैंपल है? ये सैंपल बेस्ड सर्वे है, यानी कि सैंपल ले के सर्वे किया जाता है। जबकि हमारा सेंसस क्या है, सेंसस में सैंपल नहीं लिया जाता है, ये ऑल द पॉपुलेशन पे ही किया जाता है। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में। NFHS डेटा कंडक्ट कौन कराता है? तो ये कंडक्ट कराता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज़ डेजिग्नेटेड द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ पॉपुलेशन साइंस, जो कि IIPs बोलते हैं, मुंबई में है, और इसकी एज अ नोडल एजेंसी फॉर प्रोवाइडिंग कोऑर्डिनेशन एंड टेक्नोलॉजी गाइडेंस फॉर द सर्वे। जो उसको क्या प्रोवाइड करता है? कोऑर्डिनेशन और गाइडेंस प्रोवाइड करता है। अब ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस कोलैबोरेट इसने किया है विद द नंबर ऑफ फील्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर द सर्वे इम्प्लीमेंटेशन। और इस सर्वे को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये IIPs ने बहुत सारे फील्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ इसने कोलैबोरेट किया है ताकि अच्छे से इसको पब्लिश किया जा सके। इसकी फंडिंग कौन करता है? तो द फंडिंग ऑफ द डिफरेंट राउंड्स ऑफ NHSA हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय द USAID, द बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन, UNICEF, UNFPA एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इतने लोग इसकी फंडिंग करते हैं NFHS की। इसका मैं फुल फॉर्म बता दे रही हूँ, मुझे आप इसका फुल फॉर्म बताइएगा और इसका फुल फॉर्म बताइएगा। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, और इसका फुल फॉर्म आपको मुझे बताना है और इसका फुल फॉर्म मुझे आपको बताना है। तो इसको देख लीजिएगा, एक बार सर्च करिएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट है कि NFHS का गोल क्या है। तो सच सक्सेसिव राउंड ऑफ NFHS हैज़ अ टू स्पेसिफिक गोल। इसके दो इंपॉर्टेंट गोल है। पहला है टू प्रोवाइड इसेंशियल डेटा ऑन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। एक तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के ऊपर एक इसेंशियल डेटा को प्रोवाइड करना मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड अदर एजेंसी फॉर पॉलिसी एंड प्रोग्राम पर्पसेस। ये NFHS का जो डेटा है ये हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के लिए ये प्रोवाइड करता है। और इसकी ज़रूरत किसको पड़ती है? एक तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को, और भी एजेंसियां हैं जिसको जब पॉलिसी हम बनाते हैं तो पॉलिसी बनाने में इस डेटा का ये डेटा बहुत हेल्पफुल होता है पॉलिसी फॉर्मेशन के लिए। तो एक तो ये इसका गोल है। दूसरा है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन अ इम्पॉर्टेंट इमर्जिंग हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इश्यूज़। जितने भी अभी इम्पॉर्टेंट और स्टार्ट हुए हेल्थ से रिलेटेड या फैमिली वेलफेयर से रिलेटेड इशू को उसके ऊपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना एक इसका दूसरा गोल है। अब हम देखते हैं कि जो सर्वे होता है इंडिया में ये प्रोवाइड करता है स्टेट एंड नेशनल इन्फॉर्मेशन। ये कुछ इसके फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जैसे कि फर्टिलिटी, इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी, द प्रैक्टिस ऑफ फैमिली प्लानिंग, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, न्यूट्रिशन, अनीमिया, यूटिलाइजेशन एंड क्वालिटी ऑफ हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग सर्विसेज। ये आपको बहुत ही ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसके लिए आपको पूछा जा सकता है स्टेटमेंट वाइज में कि इसके कौन कौन से इंडिकेटर हो सकते हैं जिसके ऊपर ये सर्वे प्रोवाइड किया जाता है। और बहुत सारे दे सकते हैं कि फर्टिलिटी, इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी, द प्रैक्टिस ऑफ फैमिली प्लानिंग, मेंटल एंड चाइल्ड हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, न्यूट्रिशन, एनीमिया, चाइल्ड एंड क्वालिटी ऑफ हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग। तो इसको बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा इसकी हिस्ट्री क्या है, यानी कि इसके पहले तो अब हमने गोल देखे। अब NFHS डेटा कैसे कैसे होता है, कब कब कंडक्ट कराया जाता है। अगर हम एग्रीकल्चर सेंसस की बात करें या हम नॉर्मल सेंसस की, अपना पॉपुलेशन सेंसस की बात करें, तो एग्रीकल्चर सेंसस हमारा हर 5 साल पे आता है और हमारा पॉपुलेशन सेंसस हर 10 साल पे कंडक्ट किया जाता है। लेकिन NFHS सर्वे जो है इसका कोई एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड नहीं है कि इतने साल बाद ही कंडक्ट कराया जाएगा।
इसलिए आपको टाइम वाइज नहीं दिखेगा। इस वजह से ये डेटा और इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपको क्रोनोलॉजी सेट करने के लिए पूछा जा सकता है या आपको डेट दी जा सकती है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया यहाँ पे। तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच सक्सेसिव राउंड ऑफ द NFHS हैज़ टू प्रोवाइड अ हाई क्वालिटी डेटा ऑन अ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड इमर्जिंग इश्यूज इन दिस एरिया। तो इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, हर एक राउंड में बेटर क्वालिटी के साथ ही ये हेल्थ एंड फैमिली से रिलेटेड इश्यूज और एरिया में काम कर सके। इस वजह से इनके NFHS डेटा के फैक्टर्स या अलग अलग चीज़ें बदलती रहती हैं हमेशा। तो NFHS फर्स्ट पहली बार कब कंडक्ट कराया गया था, तो ये कराया गया था 1992 एंड 93 में पहली बार कंडक्ट कराया गया था। दूसरी बार NFHS का डेटा कंडक्ट हुआ था 1998 और 99 में, और वो भी पूरे 28 स्टेट ऑफ इंडिया में। इसका द प्रोजेक्ट वॉज फंडेड बाय, द प्रोजेक्ट फंड किया था वो था USAID, और इसका एडिशनल सपोर्ट किसने किया था, UNICEF ने। नेक्स्ट है हमारा NFHS 3 का डेटा, ये कैरीड हुआ था 2005 और 6 में। तो देखिए आपको ये कोई ऐसा टाइम पीरियड नहीं दिखेगा। फर्स्ट कब हुआ था 1992 में, 92-93 में, सेकेंड 1998-99 में हुआ था, थर्ड 2005 और 2006 में हुआ था। ये इसको फंड किसने किया था, USAID ने, डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट UK ने, बिल एंड मिलिंडा गेट फाउंडेशन ने, यूनिसेफ और UNFPA ने किया था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसकी फंडिंग की थी NFHS 3 की। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा है NFHS 4। NFHS 4 कंडक्ट कराया गया था 2014 और 15 में। इसको एडिशनल 29 स्टेट्स में कंडक्ट कराया गया। पहला वाला जो दूसरा था वो 26 स्टेट के लिए था, लेकिन ये अब और एडिशन हो गया, इसमें 29 स्टेट और जोड़ दिया गया। NFHS 4 इंक्लूड करता है 6 यूनियन टेरिटरी को। फर्स्ट टाइम यूनियन टेरिटरी पे भी ये डेटा देखा गया था, और प्रोवाइड करता है एस्टिमेट फॉर द मोस्ट इंडिकेटर एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल फॉर 640 डिस्ट्रिक्ट्स इन अ कंट्री एज पर 2011 सेंसस। तो 2011 सेंसस के बाद इस NFHS 4 डेटा थोड़ा सा ब्रॉड हुआ NFHS 3 से, और इतने सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को इसने कवर किया। द सर्वे कवर्ड अ रेंज ऑफ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज। इस सर्वे ने ज़्यादा तक फोकस किया कि जितने भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं उस पर फोकस किया जा सके, इंक्लूडिंग फर्टिलिटी, इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, perinatal mortality, adolescents reproductive health, high risk sexual behavior, safe injections, tuberculosis, malaria, non-communicable diseases, domestic violence, HIV knowledge and attitude toward people living with HIV। यानी कि जो लोग HIV के साथ जी रहे हैं उनके प्रति और लोगों का कैसा बिहेवियर है और कैसा एटीट्यूड है, इस पे भी इसने डेटा पब्लिश किया है NFHS 4 में। हम NFHS 5 पढ़ रहे हैं, तो अब हम पढ़ेंगे कि नेशनल हेल्थ सर्वे NFHS 5 का क्या क्या और चीज़ें हैं। तो ये कैप्चर किया गया था डेटा। देखिए कि डेटा को कैप्चर करने में, उसको एनालाइज करने में और उसको पब्लिश करने में थोड़ा बहुत टाइम टेकिंग ये प्रोसेस होता है। तो इसलिए अब हम 2024 में हैं, लेकिन हमारा अभी ये डेटा पिछला ही है जो कि 2021 में पब्लिश हुआ था। तो ये कैप्चर कब, ये जो डेटा कैप्चर किया है वो 2019 एंड 20 में किया गया है, एंड ये कंडक्ट किया गया है 6.1 लाख हाउस होल्ड के ऊपर। यानी कि सैंपल लिया गया है 6.1 लाख हाउस होल्ड का, और उसके ऊपर कंडक्ट हुआ है ये डेटा। मेनली इंडिकेटर ऑफ NHS 5 आर सिमिलर टू द NFHS 4। NFHS 4 का जो डेटा है, अभी हमने पीछे थोड़ा बहुत NFHS 4 के बारे में पढ़ा था, तो NFHS 5 में भी कुछ सिमिलर इंडिकेटर्स हैं NFHS 4 के। और NFHS 4 कब कैरिड हुआ था 2015-16 में, और इसकी वजह से हम एक पॉसिबल कंपैरिजन कर पाते हैं ओवर टाइम। साथ ही साथ फेज़ 2 ऑफ द सर्वे कवरिंग रिमेनिंग स्टेट्स, ये फेस वाइज सर्वे होता है। NFHS का जो भी सर्वे होता है फेस वाइज होता है। तो फेज़ 2 में जो भी और अदर स्टेट बचे थे उनको भी कर लिया गया है NFHS 5 में, और ये डिलेड हो गया था थोड़ा सा क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक आ गया था, और जिसकी वजह से ये सितंबर 2021 में इसको रिलीज़ किया गया। तो ये था रीज़न कि कब क्यों रिलीज़ हुआ। उसके बाद NFHS डेटा विल बी यूजफुल टू सेटिंग अ बेंचमार्क एंड एग्जामिनिंग द प्रोसेस ऑफ हेल्थ सेक्टर
हैज़ मेड ओवर टाइम, यानी कि ये बेंचमार्क सेट करता है कि कैसे अलग अलग प्रोसेस से हेल्थ सेक्टर के डेटा को ओवर टाइम कैलकुलेट किया जाता है या बनाया जाता है. Beside providing evidence for the effectiveness of ongoing programs, the data of NHS-5 help in identify the need and new program with the area-specific focus and identified group that are most in need of the essential survey. यानी कि इस सर्वे से जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं उनको बहुत हेल्प मिलेगी कि कौन कौन से प्रोग्राम लाया जाए और किस पे फोकस किया जाए, किस किस ग्रुप पे ज़्यादा फोकस किया जाए. तो ये बहुत हेल्पफुल है NHS-5 डेटा फॉर द पॉलिसी मेकिंग एंड स्कीम एंड न्यू प्रोग्राम्स. दूसरा इसका है कि इट प्रोवाइड एन इंडिकेटर फॉर ट्रैकिंग 30 सस्टेनेबल गोल दैट द कंट्री एम टू अचीव 2030. यानी कि ये ट्रैक करता है जो भी सस्टेनेबल गोल हमारी कंट्री ने अचीव करने का वो क्या है 2030 में, उसको ये ट्रैक करता है कि कैसे हम अचीव कर सकते हैं. तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. अब हम देखेंगे कि NFHS-5 में जो हम पीछे इंडिकेटर्स देखे ना जिसके ऊपर डेटा कंडक्ट होती है, लेकिन NFHS-5 ने कुछ और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ों को इंक्लूड किया है NFHS-5 में अपने. तो उसको हम पढ़ लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन था NFHS-4 से. तो इसकी वजह से हमारा NFHS-4 के जो फैक्टर्स या इंडिकेटर्स थे इसमें और थोड़ा सा आगे एक न्यू टॉपिक भी इंक्लूड किया गया है. तो इट इंक्लूड सम न्यू टॉपिक सच एज अ प्री स्कूल एजुकेशन, जबकि पहले में प्री स्कूल एजुकेशन के ऊपर डेटा नहीं पब्लिश होता था, लेकिन इस बार हुआ है 5 NFHS डेटा में. उसके बाद डिसेबिलिटी अक्रॉस टू अ टॉयलेट फैसिलिटी, यानी कि किस तरह से टॉयलेट फैसिलिटी के ऊपर भी डेटा देखा गया है डिसेबिलिटीज़ इसकी. फिर डेथ रजिस्ट्रेशंस कितने हुए हैं. बाथिंग प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग अ मेंस्ट्रुएशन, यानी कि जब लेडीज़ को या औरतों को जब पीरियड आता है तो वो किस तरह से इनका बाथिंग प्रैक्टिसेस होता है. और मेथड एंड रीज़न फॉर द एबॉर्शन, यानी कि कौन से मेथड यूज़ किए जाते हैं एबॉर्शन में और उसके क्या क्या कारण है. तो ये कुछ नए टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं NFHS डेटा 5 में. उसके साथ साथ कुछ फोकस एरिया है जो कि बहुत ही इस किसी भी प्रोग्राम और स्ट्रेटजी को पॉलिसी इंटरवेंशन के लिए कुछ फोकस एरिया भी इसमें इंक्लूड किया गया है, जैसे कि एक्सपेंडेड डोमेन ऑफ चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, यानी कि वैक्सीनेशन कैसा हुआ है, उसका एक्सपेंड हुआ है या नहीं हुआ है. कंपोनेंट ऑफ माइक्रो न्यूट्रिशन टू द चिल्ड्रन के बीच में माइक्रो न्यूट्रिशन के कैसे कंपोनेंट हैं. मेंस्ट्रुअल हाइजीन, यहाँ पे लेडीज़ के हेल्थ पे भी बहुत फोकस किया गया है NFHS-5 के डेटा में, जिसमें लेडीज़ के साथ साथ चाइल्ड के भी लेडीज़ और चाइल्ड पे बहुत फोकस हुआ है. तो इसमें मेंस्ट्रुअल हाइजीन कैसा है. फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्कोहल एंड टोबैको यूज़, यानी कि कैसे हम अल्कोहल और टोबैको यूज़ की क्या क्या फ्रीक्वेंसी है उसको भी देखा गया है यहाँ पे. एडिशनल कंपोनेंट ऑफ अ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज़, यानी कि जितने भी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं उनके क्या एडिशनल कंपोनेंट्स हैं उसके ऊपर भी डेटा पब्लिश की गई है. और एक्सपेंडेड एज रेंज फॉर मेजरिंग हाइपरटेंशन डायबिटीज़ एमंग ऑल एज्ड 15 ईयर्स एंड एबव, यानी कि अब डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन 15 साल के भी बच्चों को हो सकता है. इसके लिए भी इसमें एक फोकस एरिया है NFHS-5 के डेटा में. अब NFHS-6 आएगा तो कुछ और भी एरिया को इंक्लूड किया जाएगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें स्पेशली ये सब एरिया को एक बार समझना, क्योंकि हमारे असर्शन रीज़न हो गया या स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस हो गए उसमें मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. इस वजह से मैं स्टेटमेंट की तरह पे लेके आई हूँ. एक चार्ट में मैंने डेटा नहीं ख़त्म कर दिया है ताकि आप इसको पढ़ें और ऐसे अगर आपको दिखे स्टेटमेंट तो आप उसको सॉल्व कर सकें. नेक्स्ट है 2019 में फर्स्ट टाइम NFHS-5 शॉट डिटेल्स ऑन अ परसेंटेज ऑफ वीमेन एंड मैन हु एवर यूज द इंटरनेट, यानी कि पहली बार ये NFHS-5 में डिटेल लिया गया था कि कितने परसेंटेज मैन है और वुमेन है जिसने इंटरनेट यूज़ किया है कभी ना कभी. नेक्स्ट हम चलते हैं, अब इसकी की फाइंडिंग्स देख लेते हैं कि NFHS डेटा की फाइंडिंग्स क्या थी. तो सेक्स रेशियो जो है NFHS डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे देयर वर 120 वीमेन फॉर 1000 मैन इन अ कंट्री इन 2019 टू 2021, यानी कि इस डेटा में वीमेन की संख्या मेन से ज़्यादा है, यानी कि मेन 1000 है तो वीमेन 1020 हैं. उसके बाद दिस इज़
the highest sex ratio for any FHS survey as well as since first modern synchronous survey conducted in 1881। यानी कि ये अब तक का सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशियो है जितने भी सर्वे किए गए थे NFHS के, उसके अकॉर्डिंग। अब जो 2005 और 6 में NFHS का सर्वे किया गया था वहाँ पे सेक्स रेशियो था 1000 और विमेन एंड मैन आर इक्वल इन अ नंबर। उस टाइम NFHS जब हम 3 ये NFHS 3 है जो 2005 एंड 6 में किया गया था, वहाँ पे मेन एंड वीमेन दोनों का सेक्स रेशियो सेम था। अब हम देखते हैं सेक्स रेशियो बर्थ के टाइम क्या होता है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया बिटवीन 2019 एंड 20 देयर वेर 120 अडल्ट विमेन पर 1000 मैन। और सेक्स रेशियो दो तरीके से निकाला जाता है, एक तो बर्थ के बाद और एक बर्थ के टाइम। तो बर्थ के टाइम भी पहली बार देखा गया कि हमारे जो 120 अडल्ट विमेन हैं वो पर 1000 मैन हैं, जबकि जो सेक्स रेशियो है हाउएवर द डेटा शैल नॉट अंडरमाइन द फैक्ट दैट इंडिया स्टिल हैव सेक्स रेशियो एज बर्थ मोर स्क्यूड मोर देन अ बॉयज दैन द न्यूट्रल SRB, यानी कि सेक्स रेशियो एट बर्थ। अभी भी सेक्स रेशियो एट बर्थ कम है, 952 गर्ल्स पर 1000 बॉयज़। तो अभी भी अगर हम सेक्स रेशियो एट बर्थ देखें तो ये कम ही है, जिसको हम क्योंकि लोगों की आज भी बॉय पैदा होने की जो चाह है, इच्छा है, वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू गर्ल। अभी तो खैर पहले से कम हुई है लेकिन फिर भी है लोगों के अंदर। अब कौन कौन से स्टेट हैं जिसके पास सबसे कम सोशल सेक्स रेशियो एट बर्थ है? तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार, दिल्ली, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र आर द मेजर स्टेट विद द लो सेक्स रेशियो एट बर्थ। यानी कि इतने सारे स्टेट हैं जहाँ पे आज भी सेक्स रेशियो एट बर्थ गर्ल्स के बॉयज़ के कंपैरिजन में गर्ल्स कम है। तो ये कुछ फाइंडिंग्स है। अब हम देखते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट्स क्या होता है। तो टोटल फर्टिलिटी रेट्स भी कम हुए हैं पहले के अकॉर्डिंग, जो कि पॉपुलेशन बिलो द थ्रेशोल्ड एट विच द पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू रिप्लेस इटसेल्फ फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जो उसको हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट। तो रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट हमारा 2.1 है, एक ये बेंचमार्क है, लेकिन उससे भी बिलो हमारा NFHS 5 के डेटा में चला गया था। अब ये कितना हो गया टोटल फर्टिलिटी रेट? तो टोटल फर्टिलिटी रेट हमारा 2 हो गया है 2019 और 21 में, जो कि रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट 2.1 से भी बिलो है। अगर हम रूरल एरिया की बात करें तो टोटल फर्टिलिटी रेट अभी भी 2.1 ही है, बट अर्बन एरिया में जो फर्टिलिटी रेट है वो बिलो हो गया है रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट के भी, यानी कि 2.1 से भी अर्बन एरिया में बिलो हो गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप नोट कर लीजिएगा कि टोटल फर्टिलिटी रेट जो हमारे रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट है 2.1 उससे भी कम हो गया है। अ डिक्लाइन इन टोटल फर्टिलिटी रेट विच इम्प्लाइज दैट अ लोअर नंबर ऑफ चाइल्ड आर बीइंग बॉर्न। इसका क्या मतलब होता है कि अब जो नंबर ऑफ चाइल्ड का बर्थ है वो लोअर हो गया है। ऑल्सो इंटेल दैट इंडियन पॉपुलेशन वुड बिकम ओल्डर, और ये भी शो करता है कि अब इंडियन की पॉपुलेशन धीरे धीरे ओल्डर होती जाएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन इंडिया में है। और जब इंडिया की पॉपुलेशन इस टाइम सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डिविडेंड है, तो ये कुछ सालों बाद यानी कि 5 से 10 सालों बाद यही पॉपुलेशन तो ओल्ड भी हो जाएगी ना। इसकी वजह से हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट भी कम देखा गया है और बहुत लोअर चाइल्ड बर्थ भी देखा गया है इस डेटा में। The survey shows that a number of under 15 population in a country is therefore further decline 28.6% in 2015 and 26.5% in 2019 and 21। यानी कि जितने अंडर 15 जो शेयर है पॉपुलेशन का वो भी डिक्लाइन होते हुए दिख रही है 2000 जो NFHS 4 का डेटा है और NFHS 5 के डेटा में देखिए डिक्लाइन दिखा है। ये 28.6 है और ये 26.5 है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा कि चाइल्ड न्यूट्रिशन क्या है।
तो चाइल्ड न्यूट्रिशन हमारा इंडिकेट करता है कि इम्प्रूवमेंट कैसे हुए हैं एट ऑल इंडिया लेवल। तो चाइल्ड न्यूट्रिशन में कई पार्ट डिवाइड किए हैं कि स्टंटिंग कैसा है चाइल्ड का, वास्टिंग एंड अंडरवेट कितना है। मैं लास्ट में बताऊंगी इन सब के मतलब क्या होते हैं, स्टंटिंग, वास्टिंग और अंडरवेट। ये एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि इसके अलग अलग कितने कितने इंडिकेटर्स कब कब क्या हुए हैं। तो ये शो करता है थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। जो स्टंटिंग है चाइल्ड का वो डिक्लाइन हो गया है। एनएफएचएस डेटा 2% का डिक्लाइन हुआ है यहाँ पे, एनएफएचएस 5 है और ये 4 है। इस तरह से वास्टिंग भी देखा गया है कि डिक्लाइन हुआ है, यानी कि पहले 21 था अब 19 हो गया है, तो यहाँ पे भी 2% का डिक्लाइन देखा गया है। और अंडरवेट जो है ये डिक्लाइन देखा गया है कि जो बच्चे अंडरवेट थे पहले, अब ये 4% कम हो गए हैं अंडरवेट का, क्योंकि 2004 के एनएफएचएस डेटा और 5 के एनएफएस डेटा यहाँ पे दिए गए हैं। तो इस हिसाब से इम्प्रूवमेंट देखा गया है कि चाइल्ड न्यूट्रिशन अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसके बाद इन ऑल फेज 2, जब ये फेज 2 का जो डेटा था, तो स्टेट एंड यूटी इन अ सिचुएशन हैज़ इम्प्रूव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द चाइल्ड न्यूट्रिशन, बट द चेंजेस इज नॉट सिग्निफिकेंट एज ड्रास्टिक चेंज इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंडिकेटर्स आर अनलाइकली इन शॉर्ट स्पैन ऑफ द पीरियड। ये तो देखा गया है कि स्टेट एंड यूटी में इम्प्रूव हुआ है चाइल्ड का न्यूट्रिशन, लेकिन ये बहुत ड्रास्टिकली चेंज नहीं हुआ है, जो जितने इंडिकेटर्स के हिसाब से नहीं हुआ है, और ये शॉर्ट पीरियड ऑफ स्पैन के लिए ही हुआ है। जो ओवरवेट है वो चिल्ड्रन का, ये इंक्रीज़ हो रहा है। ये बहुत टेंशन वाली भी बात है कि हमारे इंडिया में जो चाइल्ड का वेट है वो ओवरवेट हो रहे हैं, और इसका शेयर इंक्रीज़ हुआ है। अगर हम इसको 4 के डेटा से, एनएफएचएस 4 के डेटा से देखें और ये एनएफएचएस 5 का डेटा, तो देखिए यहाँ पे शेयर इंक्रीज़ हुआ है ओवरवेट चाइल्ड का। तो ये तो टेंशन वाली बात है कि हमारे यहाँ के अब बच्चे ओवरवेट हो रहे हैं, और इसका मेन रीज़न यही है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो हेल्दी फूड नहीं देते हैं बच्चों को, और जिसकी वजह से अगर वो बाहर का पैक्ड फूड खाएंगे तो उनका एक तो इम्यूनिटी भी डिक्रीज़ होगी और ओवर वेट तो होंगे ही वो उसकी वजह से। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे हमारा ओवर वेट है। जो कुछ इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि स्टंटिंग में कम हुआ है, स्टंटिंग, वास्टिंग, अंडरवेट, और फेज़ 2 में आपको ये ध्यान देना है कि जो ओवरवेट, यानी कि ये 4 चीज़ें ध्यान देना है। स्टंटिंग, वास्टिंग और अंडरवेट में तो कम हुआ है, लेकिन शेयर जो है ओवरवेट में ज़्यादा हो गया है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम एनीमिया पे। तो ये इंडिकेट करता है द इंसिडेंट ऑफ एनीमिया इन अंडर 5 चाइल्ड। जो एनीमिया का इंसिडेंट है 5 साल के नीचे के बच्चों में, ये बढ़ गया है, यानी कि 4 का डेटा है, ये 5 का डेटा है एनएफएचएस का। तो इसमें देखिए इंक्रीज़ हुआ है, विमेन में भी इंक्रीज़ हुआ है और मेन में ये डिक्रीज़ हुआ है एनीमिया का जो है। वर्सेंट इन ऑल स्टेट ऑफ द इंडिया, ये बहुत ख़राब था सारे स्टेट इंडिया के, यानी कि 20 से 40% इंसिडेंस इज़ कंसीडर मॉडरेट, और यानी कि 20 से 40% के इंसिडेंट को मॉडरेट कंसीडर किया गया है। और बेरिंग केरला में है 39.4%, एंड ऑल स्टेट आर द सीवियर कैटेगरी। एनीमिया का जो डेटा है ये थोड़ा सा ख़राब डेटा आया है एनएफएचएस 5 में। कुछ रेंज होते हैं, जैसे कि मॉडरेट रेंज एनीमिया का, कहाँ पे मॉडरेट है, फिर कहाँ पे बेयरिंग है और कहाँ पे सीवियर है। तो और बाकी सारी कंट्री में बहुत सीवियर कंडीशन है, जबकि केरला में थोड़ा सा बेयरिंग है, और मतलब मैक्सिमम स्टेट में मॉडरेट है। इम्यूनाइजेशन का क्या कंडीशन है, तो फुल इम्यूनाइजेशन ड्राइव अमंग चिल्ड्रन एज 12 to 13 months 23 months हैज़ रिकॉर्डेड सस्टेंशियल इम्प्रूवमेंट। ये इम्यूनाइजेशन में इम्प्रूवमेंट हुआ है। जितने भी 12 से 13 मंथ के बच्चे हैं, अब सब थोड़े से इम्यूनाइजेशन के लिए लोग लगवा लेते हैं, और पहले कितना था 62% था, और अब कितना हो गया है 76% हो गया है। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। जैसे चाइल्ड न्यूट्रिशन में जो मैंने बोला, अनीमिया में पहले के कंपैरिजन में अब क्या हुआ है, तो ये बढ़ा ही है, विमेन में भी और अंडर 5 चिल्ड्रन में भी। थोड़ा मैन में कम हुआ है अनीमिया का परसेंटेज। उसके बाद देखें हम 11 आउट ऑफ 14 स्टेट हैव मोर देन 3/4 ऑफ द चाइल्ड एज 12 to 23 months with fully immunizations and highest 90% for उड़ीसा। तो ये देखा गया है कि पूरे 14 में से 11 जो स्टेट है इसमें फुली इम्यूनाइज हैं चाइल्ड, और उड़ीसा में 90% देखा गया हाईएस्ट है।
उसके बाद इंस्टीट्यूशनल बर्थ का क्या हाल है, तो इंस्टीट्यूशनल बर्थ इंक्रीज़ हुआ है सब्सटेंशियली। पहले 10% का इंक्रीज़ देखा गया है इंस्टीट्यूशनल बर्थ में। पहले 79% था पिछले सर्वे में और अब 89% हुआ है ऑल इंडिया लेवल पे। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जो है 100% है पौंडीचेरी, तमिलनाडु एंड मोर देन 90% है 7 स्टेट यूटीज़ में, और जो कि 12 फेज सेकेंड जो इसका फेज सेकेंड था स्टेट एंड यूटीज़ में उसके अकॉर्डिंग। तो 100% पूछ सकता है कि इंस्टीट्यूशनल बर्थ किस किस स्टेट में है, तो वो है पौंडीचेरी एंड तमिलनाडु, ये याद रखेगा। और 7 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे मोर देन 90% इंस्टीट्यूशनल बर्थ है, तो 100% ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद अलॉन्ग विद द इंक्रीज इन इंस्टीट्यूशनल बर्थ, यानी कि इंस्टीट्यूशनल बर्थ के इंक्रीज होने के साथ साथ देयर हैज़ ऑल्सो बीन अ सब्सटेंशियल इंक्रीज इन C-section delivery in a many state and union territory, especially in private health facilities। इसका C-section का मतलब क्या होता है कि जब ऑपरेशन करके बच्चा किया जाता है तो इंस्टीट्यूशनल बर्थ तो बढ़ा ही है, साथ साथ जो ऑपरेशन करके बच्चे हो रहे हैं उसमें भी इंक्रीमेंट देखा गया है। पहले नॉर्मल ही बच्चे हो जाते थे, लेकिन अब ऑपरेशन करना पड़ता है, तो ये एक चेंजेस भी देखे गए हैं। उसके बाद इट कॉल इनटू अ क्वेश्चन unethical practice of a private health providers who prioritize monetary gain over women health and control over their bodies। यानी कि ये भी क्वेश्चन अराइज होता है। अब सी सेक्शन करने की वजह से जो प्राइवेट हेल्थ इंस्टीट्यूशन है उनको तो फ़ायदा होता है, वो विमेन की हेल्थ देखने की जगह पे वो सी सेक्शन करने लगते हैं, तो इसकी वजह से ह्यूमन का जो विमेन है उसके हेल्थ पे भी बहुत असर पड़ रहा है। अगर वो विमेन एलिजिबल है नॉर्मल बर्थ के लिए भी तो भी वो डॉक्टर्स नहीं बताते हैं, तो ये एक क्वेश्चन अराइज होता है, बहुत अनएथिकल प्रैक्टिस है। अगर हम देखिए फैमिली प्लानिंग का, तो ओवरऑल कंट्रासेप्टिव प्रिवलेंस रेट यानी कि सीपीआर रेट क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है सब्सटेंशियली फ्रॉम, अगर कंट्रासेप्टिव प्रिवलेंस रेट की बात करें तो ये इंक्रीज हुआ है कितना, 54% से लेके 67% तक एट ऑल इंडिया लेवल एंड इन मोस्ट ऑफ ऑल फेज सेकेंड में स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज विद एक्सेप्शंस ऑफ पंजाब, यानी पंजाब को छोड़ के बाकी सारे लेवल में सारे स्टेट में ये सीपीआर रेट बहुत इंक्रीज हुआ है। यूज़ ऑफ मॉडरेट मेथड ऑफ कंट्रासेप्टिव हैज़ इंक्रीज्ड ऑलमोस्ट ऑल स्टेट, यानी कि जो मॉडर्न मेथड है कंट्रासेप्टिव का, बहुत सारी कंट्रासेप्टिव चीज़ें आ रही हैं आजकल, तो फैमिली प्लानिंग के लिए लोग ये इंक्रीज़ हो गई है लगभग पूरे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ में। और अनमेट नीड ऑफ फैमिली प्लानिंग हैज़ विटनेसेस अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन फ्रॉम 13% to 9% at all India level and most in phase second state union and union territories। फिर the unmet need for spacing which remained a major issue in India in the past has come down to a less than 10% of all state except झारखंड, अरुणाचल प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। तो ये बस याद ध्यान रखिएगा कि ये कम हो गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग टू द चिल्ड्रेन, यानी कि जो औरतें ब्रेस्ट फीडिंग करती है उसका क्या है, तो एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग ऑफ द चिल्ड्रेन अंडर एज 6 months हैज शोन एज इम्प्रूवमेंट इन ऑल इंडियन लेवल। 55% से ये इम्प्रूव हुआ है ब्रेस्ट फीडिंग, वो भी 6 महीने के कम के बच्चों का, तो ये थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, 64% हुआ है एंड 2019 में। और ऑल फेज़ अगर हम सेकेंड फेज़ का बात करें तो ये भी प्रोग्रेस हुआ है इसमें। विमेन एम्पावरमेंट की अगर बात करें तो विमेन एम्पावरमेंट इंडिकेटर्स है किसी भी कंट्री का, तो इसमें क्या हुआ है, सिग्निफिकेंटली ये रिकॉर्ड किया गया है कि NFHS 4 के कंपैरिजन में NFHS जो 5 है वो उसके बैंक अकाउंट्स भी बढ़े हैं, यानी कि विमेन अगर उसके पास बैंक है तो वो कुछ ना कुछ तो करेगी ही उसका, तो ये बहुत देखा गया है, एक बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है 53% से लेके 79% तक का। और जो 70% ऑफ वीमेन है वो हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ की जो सेकेंड फेज़ है ऑपरेशनल बैंक अकाउंट, उसमें 70% ऑफ द वीमेन और वो हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, ये तो सारे की फाइंडिंग्स हमने देख लिए, क्या गोल्स थे, ऑब्जेक्टिव्स थे, उसके हिस्ट्रीज भी देख ली। जो कुछ पॉइंट्स थे जैसे कि टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है, तो ये इंडिकेट करता है एवरेज नंबर ऑफ चाइल्ड एक्सपेक्टेड टू बॉर्न टू अ वुमेन ड्यूरिंग अ रिप्रोडक्टिव स्पैन
अभी 15 से लेके 49 तक के ईयर को माना गया है कि ये ऐसा ईयर है जिसमें सबसे ज़्यादा विमेन का रिप्रोडक्टिव एज होता है। इसके पहले इसके बाद में विमेन चाइल्ड बर्थ नहीं देती है, तो इसीलिए ये एक स्पैन रखा गया है। और टोटल फर्टिलिटी रेट यही इंडिकेट करता है एवरेज नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड चाइल्ड बॉर्न ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव एज। एक हमने देखा कि रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है। तो रिप्लेसमेंट लेवल इज अ नंबर ऑफ चाइल्ड नीडेड टू रिप्लेस द पेरेंट आफ्टर अकाउंटिंग द फैटेलिटीज, स्क्यूड सेक्स रेशियो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो, पॉपुलेशन स्टार्ट फॉलिंग बिलो दिस लेवल। यानी कि ये एक लेवल है जिसके अगर बिलो हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट अगर हम देखें तो हमारा इसके बिलो यानी कि 2.1 हमारा था रिप्लेसमेंट लेवल, लेकिन इसके भी बिलो हमारा अब 2 चला गया है टोटल फर्टिलिटी रेट। ये क्या इंडिकेट करता है कि पॉपुलेशन अब फॉल करना स्टार्ट करेगी धीरे धीरे। उसके बाद जो हमने देखा पिछले कि कंट्रासेप्टिव प्रिवलेंस रेट, तो कंट्रासेप्टिव प्रिवलेंस रेट एक प्रोपोर्शन होता है विमेन हु आर करेंटली यूजिंग और हुज सेक्सुअल पार्टनर इज करेंटली यूजिंग एटलीस्ट वन मेथड ऑफ कंट्रासेप्टिव रिगार्डलेस ऑफ द मेथड बीइंग यूज। यानी कि जब किसी भी इंटरकोर्स के टाइम, मेन और वीमेन के इंटरकोर्स के टाइम कोई भी एक पार्टनर जो कि अभी भी कंट्रासेप्टिव मेथड का यूज़ कर रहा है या कंट्रासेप्टिव चीज़ें ले रहा है, तो उसी को हम बोलते हैं कंट्रासेप्टिव प्रिवलेंस रेट, जो कि अभी बढ़ गया है हर एक स्टेट में देखा जाए तो। इट इज़ रिपोर्टेडली एज अ परसेंटेज विद द रेफरेंस ऑफ विमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव मैरिटल स्टेटस एंड द एज ग्रुप। उसके बाद कुछ और पॉइंट्स जिसके बारे में मैं आपको बोली थी कि मैं आगे चल के बताऊंगी। एक तो है सेक्स रेशियो एट बर्थ। इसका क्या मतलब होता है, तो ये डिफाइन करता है नंबर ऑफ फीमेल बर्थ पर 1000 मेल बर्थ, यानी कि कितने फीमेल की बर्थ हुई है पर 1000 मेल बर्थ का। द सेक्स रेशियो एट बर्थ इज़ अ की इंडिकेटर ऑफ द सन प्रेफरेंस। ये बताता है कि आज भी लोग लड़कियों के बदले लड़कों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और ये हम डेटा देखें तो हमने अभी देखा है कि अभी 952 हैं आउट ऑफ 1000 मैन। अब इसके बाद मैंने आपको बताया कि स्टंटिंग क्या होता है, वास्टिंग क्या होता है। तो स्टंटिंग इज़ अ इम्पेयर्ड ग्रोथ, यानी कि अगर कोई बच्चा स्टंटिंग का शिकार हुआ है तो इसका मतलब कि उसका इम्पेयर्ड ग्रोथ हुआ है। डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड एक्सपीरियंस फ्रॉम पुअर न्यूट्रिशन, जिसका डेवलपमेंट पुअर न्यूट्रिशन, रिपीटेड इन्फेक्शन, यानी कि बार बार कुछ इन्फेक्शन हो जाए, या इनएडिक्वेट साइकोलॉजिकल स्टिमुलेशन, इस वजह से बच्चे का ग्रोथ रुक जाए, बार बार उसको न्यूट्रिशन कम मिलना, बार बार कोई इन्फेक्शन हो जाना, और साइकोलॉजिकल स्टिमुलेशन बहुत अच्छा नहीं होना, वैसे बच्चे को हम बोलते हैं स्टंटिंग चाइल्ड। पहले से कम हुआ है ये। वास्टिंग का मतलब होता है इट डिफाइंड अ लो वेट फॉर हाइट, यानी कि हाइट के कंपैरिजन में लो वेट होने को हम बोलते हैं वास्टिंग। एंड इट इज़ ऑफन इंडिकेट्स रीसेंट एंड सीवियर वेट लॉस, although it can also persist for a long time। ये long time में भी persist कर रहा है। Wasting in a child is associated with a high risk of death if not treated properly, यानी कि अगर लो वेट फॉर हाइट के कंपैरिजन में वेट अगर लो है तो इसकी वजह से डेथ रेट भी बढ़ सकता है चाइल्ड में अगर उसका ट्रीटमेंट प्रॉपरली ना हो सके। तो ये भी, इसके भी हमने डेटा देखा। फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, ये नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ चिल्ड्रन बताता है जो कि 1 साल से कम है, उसको इन्फेंट बोलते हैं, ठीक है। तो अगर 1 साल से कम चिल्ड्रन है, अगर वो उनकी डेथ हो रही है पर 1000 बर्थ के अकॉर्डिंग, यानी कि किसी भी गिवन ईयर में, तो उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और ये जो IMR है ये स्टैंड कर रहा है 32% पर 1000 लाइव बर्थ, विच इंक्लूड एवरेज 36 डेथ ऑफ द रूरल एंड 23 ऑफ द अर्बन एरिया। यानी कि IMF क्या है, 36 डेथ रूरल एरिया में है और 23 अर्बन एरिया में है। तो ये है IMR, इसका मतलब होता है। तो आज हमने ये सारे डेटा देखे कि NFHS क्या होता है, NFHS 4 और NFHS 5 के डेटा का कंपैरिजन भी किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन इसमें से पूछा ही जा सकता है, ये तो कंफर्म है क्योंकि यही एक लेटेस्ट डेटा है। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। और कल हम बताएंगे, हम नीति आयोग का डेटा लेके आएंगे स्पेशली SDGs से रिलेटेड। तो आई होप you like